इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 16 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही होगी और बस अपने अपने सब्जेक्ट में यानी हर एक सब्जेक्ट में आप फोड़ रहे होंगे। IIT JEE आने वाले चाहे वो 21 हो, 22 हो या 23 हो, बिल्कुल फोड़ने के इरादे से उतरेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 16 में आज हम लोग इस चैप्टर की आखिरी यूनिट का पढ़ाई करेंगे, यानी कि कंडक्टेंस की पढ़ाई करेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं। बेसिकली जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस बेसिकली होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो क्वांटिटी होती है वो कंडक्टेंस होती है। यानी कंडक्टेंस C को मैं लिख सकता हूं सिंपली 1 रेजिस्टेंस। आप लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स लिख सकते हैं या MHO मो लिख सकते हैं या सीमेंस लिख सकते हैं। ये तीनों यूनिट कंडक्टेंस की बताई जाती है। ऑलराइट, हम लोग बेसिकली दो टाइप का कंडक्टेंस पढ़ते हैं। एक मेटालिक कंडक्टेंस या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बच्चों, मेटालिक कंडक्टेंस जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से उसमें कंडक्टेंस होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री आयंस, चाहे वो मोल्टन स्टेट ले लो इलेक्ट्रोलाइट का या एक्वस सॉल्यूशन ले लो, जब करंट फ्लो करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो फ्री आयन होते हैं वही करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्री आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए। ऑलराइट, इट इन्वॉल्व नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। मेटालिक कंडक्टर यानी किसी वायर से करंट फ्लो करते हो तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में केमिकल प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। अगर उसमें करंट फ्लो करेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं। किसी प्रकार का ट्रांसफर ऑफ मैटर इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर इन्वॉल्व है, जैसा मैंने बताया कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के थ्रू पॉसिबल है, तो मैटर का ट्रांसफर भी इसमें इन्वॉल्व है। मेटल में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मेटल के कोर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, यानी जो पॉजिटिव पार्ट होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अलावा, इनका भी वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और ये इनके वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के स्मूथ फ्लो में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटालिक कंडक्टेंस तो घटता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे आप जानते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है तो फ्री आयंस आपको ज्यादा मिलेंगे, लिहाजा कंडक्टिंग पावर बढ़ जाएगी। वैसे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो सारे फैक्टर्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिंग पावर ज्यादा होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो कंडक्टिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएटेड होते हैं, कम फ्री आयंस मिलेंगे, कंडक्टिंग पावर कम होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन होगा, और अगर पोलैरिटी सॉल्वेंट की कम है तो कम आयनाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होता है उतना ज्यादा कंडक्टिंग पावर होती है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिंग पावर अधिक होगी, लेस पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिंग पावर कम होगी। तो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं मैं। अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर पोलैरिटी ज्यादा हुई तो कंडक्टिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। ऑलराइट, ऐसे ही साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, आपको पता है कि अगर हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा हो तो जो आयनिक मोबिलिटी होगी, जो आयंस को मूव करने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी, भारी आयन को मूव करने में दिक्कत होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टिंग पावर होती है या कंडक्टेंस होती है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, राइट। जैसे अगर आप लिथियम प्लस पोटेशियम प्लस
जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन को ले लो, तो अगर आप नॉर्मल साइज आयनिक साइज की बात करोगे तो आपको पता है सीजियम का साइज बड़ा है। लेकिन अगर आप साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात करोगे, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन उल्टा हो जाएगा। आपको पता है कि लिथियम आयन का हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि लिथियम आयन सबसे छोटा है, इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका जो क्लस्टर बनता है आयन का सॉल्वेंट के अंदर वो बड़ा बनता है। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज कम होगा, इसलिए जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस दैट विल बी रिवर्स, कंडक्टेंस का जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंडक्टिंग पावर सीजियम आयन की होगी एंड सबसे कम कंडक्टिंग पावर लिथियम आयन की होगी। ऑलराइट, हालांकि इसके अलावा जो कंडक्टेंस होता है वो चार्ज और नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा कंडक्टिंग पावर उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उससे भी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी। लेकिन फिलहाल हाइड्रेटेड आयन का साइज यदि अधिक हुआ तो उस केस में कंडक्टिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस का फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट बच्चा, तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको मैं डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ता है, मैं शुरू में ही बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नंबर ऑफ फ्री आयंस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री आयंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। ऑलराइट, तो जो आपका मेटालिक कंडक्टर है वो किसी गिवन मेटल के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होते हैं वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या मैं लिख सकता हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऑलराइट, यानी कि इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करेंगे, कप्पा, थोड़ा के टाइप का होता है कप्पा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कप्पा। तो जैसा कि आपको पता है कि कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रो, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बेसिकली इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 2-3 चीजें मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन सी बात पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकता हूं, जिसको आप जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हो तो यही तो लिखते हो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, राइट। अगर मैं यहाँ पे रो आप जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ओके। अगर यहीं पे मैं लिख दूं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L, ये L और रो थोड़ा एक जैसा दिख रहा है, थोड़ा इनकी शेप चेंज कर देता हूं मैं, L, ठीक। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके कंडक्टेंस का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टेंस, एंड जो L है वो लेंथ ऑफ कंडक्टेंस है, लेंथ ऑफ कंडक्टेंस। ऑलराइट, तो अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, यहां से आप देख सकते हैं 1 अपॉन R को क्या मैं C लिखता हूं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस C, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन रो को 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख सकता हूं इनटू A अपॉन L। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूला को क्या मैं लिख सकता हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा is equal to what? Specific conductance is equal to conductance C into, अब आप इस A अपॉन L को अगर लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये L अपॉन A हो जाएगा, L अपॉन A, क्लियर। यानी कि कप्पा इज इक्वल टू
कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। यहां पे बच्चों जो एल अपॉन ए होता है ना, इसको हम एक नए नाम से लिखते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है, आप जानते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट कैसे समझते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली। वायर के केस में तो बड़ी क्लियर बात है कि वायर की लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप समझते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये क्या चीज होता है जरा समझिए। अगर मैं अपना एक कंडक्टिविटी सेल बना दूं इस तरह से, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक आपका ये हो गया, इस तरह से मैंने एक मेटल की प्लेट ले ली और ऐसे मैंने दूसरी मेटल की प्लेट ले ली, इसको डिप कर दिया, ऑलराइट, सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया और ये आपके 2 इलेक्ट्रोड हो गए। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बेसिकली वो इस वाले एरिया को बोलते हैं जो जिनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक्चुअली इस एरिया को, इस प्लेट की एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई को ये बेसिकली L होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली L होता है लेंथ ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, जिसे आप लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। एंड जो आपका A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, जो आपका इलेक्ट्रोड की प्लेट है ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कॉमन एरिया होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, जो कॉमन एरिया होता है ना, ऐसे मानते हुए कि दोनों प्लेट का साइज सेम है तो फिर किसी का एरिया ले लो। अगर कभी छोटे और बड़े प्लेट हम लोग ले लेते हैं बच्चों, तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे मैंने अगेन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया, एक कंडक्टिविटी सेल बना दिया, एक मेरा प्लेट छोटा है और एक मेरा प्लेट बड़ा है, राइट। ऐसी सिचुएशन में जो कॉमन पोर्शन होता है उसे लेना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तो दोनों प्लेट के बीच में जब आएगा तब बात आएगी ना। तो अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, राइट, A2, तो अब मैंने यहाँ तक भर दिया है पूरा अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इस केस में जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो A1 लिया जाएगा, बिकॉज A1 इज द ओनली कॉमन एरिया ना। तो जब कभी अनइक्वल साइज की प्लेट लेते हैं तो उस केस में छोटा वाला जो साइज होता है ना, जिस प्लेट का साइज छोटा होता है उस प्लेट को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्लियर है बच्चों। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी बोल देते हैं कि दोनों प्लेट तो सेम साइज की है लेकिन आधा आधा डिप किया है। कभी ऐसा हो जाए, कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए व्हेन प्लेट्स आर हाफ डिप्ड, तो उस केस में मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाए, जरा देखिए, प्लेट बराबर साइज की ली है लेकिन आधा डिप किया है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो सिर्फ आधे पोर्शन को कांटेक्ट में है, आधे पोर्शन के कांटेक्ट में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा, मतलब यहीं तक सॉल्यूशन है, आप सोचो यहीं तक सॉल्यूशन है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो बेसिकली A/2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से कभी कभी मैनिपुलेट करके कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर। ऑलराइट बच्चा लोग, एक छोटी सी बात और यहाँ पे बता देता हूं, जैसा कि आपने देखा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A सेल कांस्टेंट। अगर मैं L को 1 सेंटीमीटर ले लूं और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, यानी कि इन दोनों का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, यानी जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो C के बराबर हो गया। यहां से आप C को डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन is equal to conductance of 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी एक सीसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिंग पावर होती है, जो कंडक्टेंस होती है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन।
ओके अगर मुझे कभी यूनिट लिखना हो, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आएगा? आपको पता है कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। सी का यूनिट होता है ओम इनवर्स, एल आपको पता है सेंटीमीटर में रख दो और ये सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके या फिर MHO मो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इनमें से कोई सा भी यूनिट कप्पा का लिख सकते हैं। ओके बच्चों, कप्पा के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एनसीईआरटी के हिसाब से कंडक्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एक ही चीज है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में एक और छोटी सी चीज यहां पे मेंशन करना चाहूंगा मैं। कप्पा इज एन एडिटिव क्वांटिटी। एडिटिव क्वांटिटी मतलब यदि आपके पास सॉल्यूशन में एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में आप कंडक्टेंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां पे जो कप्पा होगा, इस कप्पा को मैं लिख सकता हूं कप्पा नेट इज इक्वल टू कप्पा NaCl प्लस कप्पा वाटर। हालांकि वाटर का अंदर जो कप्पा होता है या वाटर का अंदर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है बहुत कम होता है, लेकिन जितना भी होता है वो आप ऐड करके निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको कभी भी प्योर NaCl का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना हो तो फिर हम लोग इस प्योर NaCl के स्पेसिफिक कंडक्टेंस को निकालने के लिए नेट कंडक्टेंस में से वाटर का कंडक्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑलराइट बच्चा लोग, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने सिखाया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, एंड इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कप्पा, सी और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करूं, आप सबके लिए छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। अनअकैडमी का IIT JEE कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें 4 करोड़ रुपए का टोटल स्कॉलरशिप के फॉर्म में प्राइजेस हैं एंड सेपरेट टेस्ट है 11th 12th एंड 13th के लिए। इस बार स्पेशल दिन यानी टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर को 11 बजे शुरू होने वाला है। टोटल 60 मिनट का टेस्ट है, 21 क्वेश्चन है एंड द एंटायर स्कॉलरशिप टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, कोई फीस के लिए नहीं लगना है। एंड अगर इसमें आप रैंक वाइज जो भी आपके रैंक बनती है अकॉर्डिंगली यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 100%, जिसमें 1 से 3 रैंक को पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है। ऐसे ही 4 से 10, 11 से 50 और 51 से 150 सभी के लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप है। आप इसको रजिस्टर करने के लिए मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं SD Sir Live। ऑलराइट, और इस प्रोमो कोड को यूज करने के बाद जब आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तो बहुत सारा फीचर्स आपके लिए अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर इसमें कुछ प्राइज जीत लेते हैं तो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। तो आप सब लोग फटाफट इस पे रजिस्टर करके इस टेस्ट में अपीयर हो जाइए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।